पूछे जाते हैं, 10+2 के एग्जाम्स पूछे जाते हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब नहीं चल रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम जेके सिंह। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था टेंस से संबंधित, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताए थे। आज हम उसी कड़ी को बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ बातों को बताएंगे और यह जो है बहुत लाभकारी है, सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, जो 10+2 के एग्जाम से बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है ये सब चीज़, और विशेष करके कंपटीशन में भी ये सभी चीज़ें आती हैं। आता कैसे है? जैसे हाउ टू फिल अप सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सुटेबल वर्ब भरने के लिए आता है, इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस रहेगा जिसमें हम लोग वर्ब भरेंगे। तो आज मैं आपको यह चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस देख करके हम कैसे समझ जाएंगे कि किस टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो वर्ब होगा वह किस टेंस में होगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बातें करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले से बताया गया होगा आप लोगों को कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। और उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे वह दिल्ली जा चुका है तो होगा ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, मात्र इसी 4 सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद कर रहे हैं ध्यान से, केवल ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगेगा और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। यह हो गया हमारा टेंस से संबंधित जानकारी। और इस पे आपको यह बात लिखा भी गया है कि आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, शेष सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। अब इसे मान लीजिए ट्रांसफर कोई दे दे कि मैंने खाना खाया है, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खाया है, क्या होगा? आई हैव, और ईट का तीसरा वर्ब का रूप याद होना चाहिए। आप V3 जरूर याद कर लेंगे, तब जाके बनेगा आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खाया है। वह बाजार जा चुकी है, तो क्या होगा? सी हैज गॉन टू मार्केट। ये जो बातें हुई वह टेंस से संबंधित बातें बताई गई। इसका निगेटिव होता है तो हैज के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है तो आई हैव नॉट ईटन फूड। वह बाजार नहीं गई है, नहीं जा चुकी है, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ये जो बातें बताई जा रही हैं अभी आपको, केवल टेंस है। टेंस यानी ट्रांसलेशन, हिंदी सेंटेंस को देख करके ट्रांसलेशन बनाना। अब हम चर्चा करते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस होगा तो उसमें कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन यानी विकल्प दिया गया रहेगा तब भी आप सही करेंगे, विकल्प नहीं भी दिया गया रहेगा फिर भी आपका सही होगा। आप सेंटेंस देखते चुटकी में आंसर मार देंगे, वो आपको ट्रिक दिया जा रहा है। जी आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है यदि कोई वस्तु पहले से कहीं उपलब्ध है, यदि थोड़े देर बाद हम देखते हैं तो वह वस्तु वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके विषय में जो कुछ चर्चा होगी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। कहने का मतलब है कि पहले से बहुत सारी वस्तु कहीं उपलब्ध रहते हैं, या हम और आप भी कहीं रखते हैं कोई वस्तु को, और थोड़ी देर बाद जाकर के हम देखते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, या उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो चुका है, तो उसके विषय में जो कुछ चर्चा होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। एकदम कंफर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसमें हम सेंटेंस देखते हैं, हु डैश ऑल द बनानास। यहाँ वर्ब है टू ईट से, और ईट का यहाँ पे हम उचित प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कैसे। अब ईट के बाद क्या, इज ईटिंग होगा, या विल ईट होगा, या हैज ईटन होगा, इसको देखना है। हु डैश ऑल द बनानास, किसने सभी केला को खाया है। यानी कब पता चला? आप पहले से कहीं केला रखे हुए थे और थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहें? किसने सभी केला खाया है। इस सेंस के आधार पर हम यहाँ कर लेंगे हु हैज, ईट से भरना है तो हु हैज, और ईट का तीसरा रूप ईटन, हु हैज ईटन ऑल द बनानास, किसने सभी केला खाया है। हु डैश माई पेन,
और यहाँ पर बना है टू ब्रेक्स, यानी किसने मेरा कलम तोड़ा है। तोड़ा है, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट दर्शाता है। और ऐसा तो कहा ही नहीं कि किसने मेरा कलम तोड़ता है, कौन मेरा कलम तोड़ेगा, कौन मेरा कलम तोड़ रहा था, ऐसा नहीं। इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे और यहीं पे फुल स्टॉप हो तो आप ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे, या बिल्कुल सटीक होगा, उचित होता है, और इसी तरह से आपको ज़्यादातर फायदे होंगे इससे। ब्रेक से भरना है तो यहाँ बुक के अनुसार फिल कर देंगे हैज, और ब्रेक का V3 ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन माय पेन, किसने मेरा कलम तोड़ा है। द कैट डैश द होल मिल्क, बिल्ली सभी दूध, और टू ड्रिंक से भरना है तो बिल्ली सभी दूध पी चुकी है, मतलब पहले हम कहीं दूध रखे थे, जब कुछ क्षण के बाद हम जाके देखते हैं तो दूध वहाँ से गायब है, मतलब हम क्या कहेंगे कि बिल्ली दूध पी चुकी है। रात्रि में अगर हम सोए हैं और उस सोने के दौरान वर्षा हुई और मुझे पता तक नहीं चला, वर्षा होने का बिल्कुल भनक भी नहीं लगा कि वर्षा हो रही है, जब हम सुबह जगेंगे तो पृथ्वी में जहाँ तहाँ परिवर्तन देखेंगे, गीलापन देखेंगे, गड्ढा में पानी देखेंगे तो कहेंगे ओ रात में बारिश हुई है। तो ऐसे सेंटेंस को, यानी पहले जब सोने से पहले कोई परिवर्तन नहीं था, जब जगते हैं तो देखते हैं पृथ्वी भींगा हुआ है तो क्या कहें बारिश हुई है। तो ऐसे बातों को हम करते हैं इट हैज रेन्ड। एक और सेंटेंस हम इसमें देते हैं, 4 नंबर सेंटेंस, इट डैश इन द नाइट, इट डैश इन नाइट। यहाँ वर्ब है टू रेन्स। अब देखते हैं इसमें, पहले यहाँ देखते हैं 3 नंबर सेंटेंस, द कैट डैश द होल मिल्क, बिल्ली सभी दूध पी चुकी है। तो यहाँ वर्ब है क्या होगा, द कैट हैज, और ड्रिंक से वर्ब बनना है टू ड्रंक। द कैट हैज ड्रंक द होल मिल्क, बिल्ली सभी दूध पी चुकी है। इट डैश इन द नाइट, यानी रात में वर्षा हुई है, तो यह क्या हो जाएगा, इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड इन द नाइट। यह बिल्कुल सही हुआ। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस फंसाने वाले आते हैं एग्जाम से, जैसा कि एयरफोर्स के एग्जाम में देखा गया है, ये 2 सेंटेंस जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, द कैट वाला और इट हैज रेन्ड, इसमें दूसरा भी वर्ब सही हो सकता है। कैसे, तो थोड़ा सा का परिवर्तन होगा इसमें। अगर 3 नंबर सेंटेंस में बिल्कुल ध्यान देंगे, द कैट हैज ड्रंक द होल मिल्क है, अगर यहाँ से सिर्फ द होल को हटा दिया, समझने की बात है, यहाँ द होल हटा दिया, द कैट डैश द मिल्क, तो यहाँ पे इस बिल्ली का आदत का बोध होने लगा। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो पढ़ा दिया गया है कि यदि हैबिचुअल फैक्ट का बोध हो, रेगुलरिटी का बोध हो, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इस बिल्ली जाति का आदत का बोध होने लगा कि बिल्ली दूध और ड्रिंक्स है, तो बिल्ली दूध पीती है भी तो कह सकते हैं। तो इस आधार पे अब ऑप्शन अगर आपका ड्रिंक्स भी दे रखा हो, विकल्प में ड्रिंक्स दे रखा हो, तो आपका आंसर ड्रिंक्स सही होगा। द कैट ड्रिंक्स, ड्रिंक्स तब होगा जब द कैट डैश मिल्क हो, कि बिल्ली दूध पीती है। और जैसे यहाँ पे ऑल द मिल्क या द होल मिल्क आ जाए तो हो जाएगा बिल्ली सभी दूध पी चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देंगे उसको। ठीक इसी तरह से यहाँ देखते हैं 4 नंबर सेंटेंस, यहाँ पे इन द नाइट है तो इट हैज रेन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर यह भी सही हो सकता है कि इट रेन्ड, यानी V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं कि रात में वर्षा हुई। दोनों सेंटेंस सही होगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन देने के दौरान किसी भी एग्जामिनेशन का जो सेटल होते हैं वो या तो हैज रेन्ड देंगे या रेन्ड देंगे, क्योंकि दोनों सही होगा। यहाँ पे इट रेन्ड इन द नाइट, रात में बारिश हुई, इट हैज रेन्ड इन द नाइट, रात में बारिश हुई है। इस तरह के बात कब बोलेंगे, रेन्ड तब बोला जाएगा, हो सकता है कि बारिश होने के दौरान व्यक्ति जगा, वो चीज़ नॉन हो, तो जान रहा है व्यक्ति कि रात में बारिश हुई, और सुबह किसी से वार्ता करते समय बोल रहा है कि रात में बारिश हुई, तब क्या हो जाएगा, इट रेन्ड इन द नाइट, क्योंकि वक्ता उस समय जगा हुआ था, जानता है कि बारिश हुई है, तब बोलेगा इट रेन्ड इन द नाइट। और जब बारिश हुई उस समय मुझे पता भी नहीं चला, मैं जब सुबह जगा तो देखा कि जहाँ तहाँ गड्ढा में पानी लगा हुआ है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि वो रात में बारिश हुई है। इस स्थिति में इट हैज रेन्ड भी सही है। ये दोनों होते हैं, दोनों में से कोई एक विकल्प में रहेगा, आप दोनों के बारे में जानेंगे।
जी, ये रूल 1 हुआ। मैं आपको दूसरा रूल बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही समझ लीजिए। इसको आप नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित रूल 2 होता है, जो कि बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाना भी नहीं है। यहाँ नोट करेंगे, यदि वाक्य में, यानी इंग्लिश वाक्य में ऑलरेडी, बिफोर, ऑलरेडी मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, यानी ऑलरेडी पहले ही, और बिफोर मीन्स पहले, ऑलरेडी बिफोर, so far का अर्थ होता है अभी तक, yet मीन्स भी होता है अभी तक, रिसेंटली, हाल ही में, प्रेजेंटली, वर्तमान में, जस्ट नाउ, अभी अभी, just now, this year, यानी कि इस वर्ष, once एक बार, twice दो बार, या thrice तीन बार, इत्यादि। दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे, रूल 2 है कि यदि वाक्य में ऑलरेडी, बिफोर, सो फार, येट, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस इत्यादि दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। कहने का मतलब कि इन सभी एडवर्ब में से, ये सभी क्या है? एडवर्ब है। इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द वाक्य में दिखाई दिया, इंग्लिश सेंटेंस में दिखाई दिया, तो उसमें जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। उसमें हम टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसका आंसर निकालने की, मतलब अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको अर्थ समझने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप देखेंगे ये सभी शब्दों को तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। आपको करना क्या होगा? सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए हैज और हैव का चुनाव करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज करोगे, प्लस सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करोगे, उसका V3 कर देना है, बस। बाकी कहीं कुछ नहीं सोचेंगे। आप देखते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल है, My mother dash from the market just now। यहाँ वर्ब होना है टू कम से भरना है। ऑप्शन दिया जाता है, कहीं रहता है विल कम, कम्स, इज कमिंग, हैज कम। इसमें से क्या होगा? इस तरह का ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन समय कम है इसलिए मैं थोड़ा तेजी बता रहा हूँ। माई मदर डैश फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ। आप वाक्य में देख रहे हैं जस्ट नाउ, अभी अभी। जस्ट नाउ को देखते आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। जस्ट नाउ दिखाई दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। माई मदर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज।
और उसका वर्ब का तीसरा रूप कम, यानी माई मदर हैज कम फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ, मेरी माँ अभी अभी बाजार से आई हुई है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं इस पे, दे डैश देयर वर्क येट, दे डैश देयर वर्क येट। अब यहाँ पे उनको वर्ब बनाना है नॉट डू, नॉट डू से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे डिड नॉट डू, विल नॉट डू, हैज नॉट डन, हैव नॉट डन। इसमें क्या होना चाहिए, अब यहाँ देखें सब्जेक्ट दे है तो दे तो प्लुरल हो गया, जब प्लुरल हुआ तो हैव का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया चुनेंगे प्लस में है तो हैव, यानी दे के साथ करेंगे हैव, और सेंटेंस में नोट लगा हुआ है मतलब निगेटिव डालना है तो सहायक क्रिया के बाद ही नोट का प्रयोग करते हैं, इसलिए दे हैव नोट या हैज नोट, तो दे के अनुसार हैव नोट होगा, और वर्ब का तीसरा रूप डू का तीसरा रूप करेंगे डन, दे हैव नॉट डन देयर वर्क येट। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि येट दिखाई देती है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, आई डैश यू समवेयर बिफोर, यहाँ वर्ब बन रहा है टू मीट, आई डैश यू समवेयर बिफोर, आपको वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है, तो बिफोर दिखाई दे रहा है। इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द दिखाई दे कि आप सीधे कंफर्म हो जाइए कि वर्ब का जो प्रयोग करना है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार सब्जेक्ट आई है तो हैव होना चाहिए, आई हैव, और वर्ब होना है मीट, तो मीट का तीसरा रूप होता है मेट, यानी आई हैव मेट यू समवेयर बिफोर, मैंने पहले आपसे कहीं मिला है। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल समाप्त हुए। मैं इसी कड़ी में चौथा टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो भी रूल्स है उसको बता देना चाहता हूँ, आप इसको भी नोट कर लेंगे, नोट करके ध्यान से पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें कंपटीशन के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत जरूरी है। कंपटीशन में क्या होता है कि जितना जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को हल कर सकें, जितना जल्द बना सकें, उसमें होता क्या है कि जैसे सेंटेंस आप देखेंगे, देखते आप लगे येट दिखाई दिया आप प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, जैसे कोई बिफोर दिखाई दिया प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन समटाइम दिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे। अगर वाक्य में नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट दिस टाइम दिखेगा तो वर्क अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे, और इसकी चर्चा हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वॉल्यूम 1 और 2 में हो चुका है। ये थर्ड चल रहा है, पार्ट थर्ड आज स्टार्ट किए हुए हैं, बिल्कुल क्रमवार आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अगर टाइम एंड टेंस का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके दिया जा रहा है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप क्रमवार पढ़ सकें। पार्ट 1 मतलब स्टार्टिंग, पार्ट 2 उसके जस्ट बाद वाला, पार्ट 3 उसके बाद वाला, पार्ट 4 उसके बाद वाला, टाइम एंड टेंस समझ बातें बताई जा रही है। मैं इसी पार्ट 3 के कड़ी में ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर करना चाहता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जी, अब चौथा टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप इस टेंस को पढ़े होंगे, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस यानी इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस दिखेगा और कैसे हम सुटेबल वर्ब को भर लेंगे। सेंटेंस देख करके बिना अर्थ समझे हम कैसे सुटेबल वर्ब भरेंगे इसकी जानकारी दी जा रही है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत टेंस का भी चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप जानते भी होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं के साथ साथ समय का चर्चा हुआ हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं के साथ साथ समय का बोध हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं इस पर ट्रांसलेशन कि वह सुबह से
खाना पका रही है। मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। तो इसमें देखिए रहा है, रही है आ गया, और इसके साथ साथ सुबह से, वर्षों से, इस तरह की बातें यानी समय का चर्चा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। और इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम यहाँ स्ट्रक्चर आपका सामने स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज एवं हैव का चुनाव करते हैं। चूंकि यह चौथा टेंस है तो प्रत्येक टेंस के चौथा टेंस में बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का चौथा रूप होता है। उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एवं फॉर का चुनाव करते हैं, प्लस जो भी टाइम होगा उस टाइम को अनुप्रेरित किया जाता है। अब हम जानते हैं पहले से कि हैज हैव किसके साथ, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ, मात्र 4 शब्द ही सी इट नेम के साथ ही हैज लगता है और शेष सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब उसके अलावा उसके साथ साथ आप पूरे स्ट्रक्चर बढ़ते चले जाओगे, आगे यहाँ तक आ जाओगे। अब आ गया सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ बिल्कुल निश्चित समय का बोध हो। सिंस कहाँ लगता है, निश्चित समय का बोध हो, यानी सिंस अर्थ होता है से। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है। और पॉइंट ऑफ टाइम में आते क्या क्या है, जैसे दिन का नाम, दिन या महीना का नाम, दिन या महीना का नाम तो सिंस लग जाएगा। उसके बाद कोई डेट हो, डेट या सन दे रखा हो, जैसे 1988 से 1989 से 2020 से, तो इसमें आपको सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कितना भी बजे दे रखा हो, कितना हूँ बजे, कितना हूँ बजे मतलब 2 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, 3:30 o'clock, तो इसमें आपको सिंस का प्रयोग करते हैं। कुछ इसमें और आते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, कल से, इतना में सिंस का प्रयोग करते हैं। आप याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, जैसे में दिन या महीना के नाम के पहले, जैसे मार्च से, अप्रैल से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से होगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से, शाम से, बचपन से, कल से होगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इन सब में सिंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो भी टाइम दे रखे हों, यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग कर देते हैं। फॉर कहाँ होता है, फॉर का भी अर्थ हो जाएगा से। जब समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ से होता है। और किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पहले फॉर लगता है तो वहाँ पर के लिए का अर्थ हो जाता है, वहाँ उद्देश्य का बोध करने लगता है। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए कलम खरीदा है तो आई हैव बॉट दिस पेन फॉर माई चाइल्ड, वो प्रीपोजिशन की बातें हैं। कहीं फॉर का अर्थ के लिए हो जाता है, कहीं से होता है। जो जहाँ पे समय बोले फॉर लगेगा वहाँ से अर्थ होता है। तो फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अंतराल, समय का अंतराल, जैसे महीनों से, वर्षों से, 10 दिनों से, 2 महीनों से, 10 घंटों से इत्यादि में फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम समझ लिए होंगे फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। ये बिल्कुल टेंस ट्रांसलेशन बताने की बातें हैं। मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको टेंस ही क्लियर नहीं होगा, जिसके चलते मजबूरी में मुझे यह बताना पड़ता है। नहीं तो मैं सोचा था कि टाइम एंड टेंस से संबंधित केवल बातें बताऊंगा जो कि कंपटीशन में अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है, उसको बताया जाए। लेकिन ये बताना पड़ता है क्योंकि समाज के हिसाब से सब चलना पड़ेगा। चलिए, ये आप समझ लिए होंगे। इसके आधार पर हम ट्रांसलेशन बना देते हैं। वह सुबह से खाना पका रही है तो क्या हो जाएगा, सी के अनुसार हैज बीन कुकिंग, सी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। इसका देखते हैं दोनों सेंटेंस। वह वर्षों से यहाँ रह रहा है, तो मैं वर्षों से रह रहा हूँ। आई के अनुसार लगता है हैव। आई हैव बीन, ये लगे चौथा टेंस भी लगाना ही है। आई हैव बीन रहना करेंगे लिव, लिव का चौथा रूप हुआ तो लिविंग हो जाएगा। आई हैव लिविंग यहाँ यानी हेयर, और कब से है भाई, तो वर्षों से। यह निश्चित नहीं है कि पता नहीं कितने दिनों से, क्या कर देंगे फॉर ईयर्स। आई हैव लिविंग फॉर ईयर्स। now I want to teach you the rules of time and tense which is related to present perfect continuous tense. Okay, whatever I have taught, it is only related to tense. Only one rule I will explain. Only one rule. टाइम एंड टेंस से संबंधित रूल 1 है इसमें। इसे बहुत आसान है, आप पहले पढ़ लिए हैं। यदि वाक्य में सिंस ऑब्लिक फॉर वाला समय दे रखा हो यदि वाक्य में सिंस ऑब्लिक फॉर वाला समय के साथ साथ, थोड़ा सा और क्लियर कर दें, के साथ साथ दिस, साथ साथ प्रेजेंट दर्शाने वाला, वर्तमान को दर्शाने वाला शब्द दिस, हेयर, दीज इत्यादि दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं जी। आप बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। यदि सिंस फॉर वाले समय के साथ साथ प्रेजेंट दर्शाने वाला शब्द दिस, हेयर, दीज इत्यादि दे रखा हो तो वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। यानी सिंस और फॉर पता लगेगा चौथा टेंस में, तो किसके चौथा में, पास्ट के चौथा या प्रेजेंट के चौथा। तो ये दर्शा रहा है दिस, हेयर, दीज, इससे साबित हो रहा है प्रेजेंट के चौथा में। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे डैश in this school for 6 months to read से और भरना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि for के साथ साथ समय दे रखा है, since या for समय आ गया तो सीधे चौथा टेंस में होगा। और यहाँ this दर्शा रहा है प्रेजेंट को, तो प्रेजेंट टेंस का चौथा में होगा। अगर यहाँ पे that दे दिया होता, मान लेते that स्कूल, तो दैट और देयर से पास्ट का बोध होता है। तो इस टाइम को देखते हुए आप पास्ट टेंस में चले जाते, पास्ट को चौथा में कर देते। यहाँ दिस को दर्शा रहा है, दिस देखने से लग रहा है प्रेजेंट में दर्शा रहा है, इसलिए प्रेजेंट के चौथा टेंस में करेंगे, क्योंकि सिंस फॉर से बोध होता है चौथा टेंस का। तो अब भरेंगे दे हैव बीन, और रीड से भरना है तो रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग। और इस तरह से आप अगला वीडियो आपको बनाएंगे, फिर दिया जाएगा अगले सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।